Good morning, student. Class 6, Chapter 1. In history portion, when, where, and how. Now, in the ancient history, we study the time between 5 lakh BC to 800 AD. BC and AD are terms used to measure time. अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होगी. व्हाट इज़ द मीन ऑफ BC, AD, व्हाट इज़ दिस. तो बेटा जितने हिस्टोरियंस हैं ना, जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स होते हैं, वो हिस्ट्री की टाइम को, हिस्ट्री की जो डेट है, टाइम जो हम देखते हैं इतने ईयर्स से इतने ईयर्स तक, उस टाइम ड्यूरेशन को इन लोगों ने AD और BC में डिवाइड किया है. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. क्राइस्ट मीन्स जो जीसस क्राइस्ट होते हैं. क्रिश्चियन देखे होंगे ना, हमने क्रिश्चियंस देखे होंगे, चर्च देखे होंगे. तो क्रिश्चियंस होते हैं तो वो ये मानते हैं कि डेट या तो जीसस की बर्थ से पहले की है, और बाकी जब जीसस हुए तो उनके बर्थ के टाइम ड्यूरिंग की है. तो उन्होंने डेट को, उन्होंने टाइम को टू टाइम लाइन में डिवाइड किया है. एक जीसस के बर्थ से पहले और एक जीसस के बर्थ के बाद. तो जीसस की बर्थ से पहले को हम BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट. तो क्राइस्ट से पहले, उनकी बर्थ से पहले BC. तो ये BC, ये AD. यहाँ से जीसस क्राइस्ट. तो जीसस क्राइस्ट का मान लो एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, यहाँ से उनकी बर्थ होती है. तो इससे पहले वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पर इनकी बर्थ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे जीसस तो यहाँ से हुए, तो इससे पहले वाले पार्ट को, पहले वाले टाइम को इन्होंने बिफोर क्राइस्ट यानी BC का नाम दे दिया. बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस की बर्थ होने से पहले वाला टाइम. और इस टाइम को इन्होंने नाम दिया एनो डोमिनी. यानी ये हमारा जो टाइम लाइन है, यहाँ से जीसस की बर्थ स्टार्ट होती है, यहाँ से जीसस की लाइफ स्टार्ट होती है. द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी ये जो ईयर्स हैं वो लॉर्ड के ईयर्स हैं, यानी गॉड. लॉर्ड यानी गॉड. तो यहाँ से गॉड जो है अर्थ पर आ गए थे, तो ये हमारे जीसस का, इसलिए हम इसको एनो डोमिनी कहते हैं, AD. अंडरस्टैंड. So, all the dates before the birth of Christ are counted backward and are denoted by the letter BC before Christ. For example, 3000 BC means 3000 years before Christ was born. देखो जितनी भी BC है ना, जितनी BC डेट्स देखते हैं हम, जितने BC टाइम देखते हैं, वो सब उल्टे काउंटेड होते हैं. क्यों? जैसे 3000 BC मतलब 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट. जैसे आप देखो ये टाइमलाइन आपके शो कर रखी है बच्चा, ये देखो ये टाइमलाइन शो कर रखी है ना, आपकी बुक में है पेज नंबर 4 पे. तो यहाँ देखो, ये अगर एक स्केल मेजर करते हैं हम, तो ये 0 है. 0 से 1 2 3. 1 यानी 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000. अब हम अगर बात करते हैं तो हमारी जो लाइफ है, अगर स्टार्ट करें हम ह्यूमन लाइफ के बारे में, तो हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है. ठीक है, यहाँ से हम स्टेप 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 चलते 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 आज हम यहाँ पर आए. राइट है ना. तो अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ह्यूमंस कब अर्थ पर आए, तो हम इस पॉइंट से उठाएंगे अपने आप को, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे. हम रेस में जब दौड़ते हैं बच्चा, जब हम रेस में दौड़ते हैं तो हम हमारी एंड जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से दौड़ते हैं और एंडिंग लाइन तक दौड़ते हैं.
तो हम काउंट कहाँ से करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं कि हम यहाँ से दौड़े थे और यहाँ पर ख़त्म किया है। तो सेम ह्यूमन लाइफ भी अर्थ पे जब से आई या जब से हमें वहाँ के कुछ साइन मिले, कुछ सिंबल मिले कि अर्थ पे लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हम जब वहाँ से काउंट करते हैं तो हम पीछे से ही काउंट करेंगे ना, यहीं से काउंट करेंगे ना जहाँ से ह्यूमंस के साइंस मिले। तो यहाँ से हम उल्टा काउंट करते हैं। भाई मान लो एग्जाम्पल 2000 BC से 1000 BC, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 2000 BC से 1000 BC, तो उल्टा लिखेंगे ना, ऑब्वियस है। समझ में आया क्यों उल्टा लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। The date after the birth of Christ is denoted by the letter AD, Anno Domini, which means in the year of the Lord. These year counted forward. अब अगर हम बात करते हैं AD की, तो AD मतलब बताया था ना आपको, ये टाइमलाइन आपकी AD, यहाँ से जो एनो डोमिनी यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, तो अब यहाँ से जो है फॉरवर्ड डेट, यानी यहाँ से हम बराबर 1 से 2 ही चलते, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट यहीं से हो रहा है ना, हम इसी तरह तो चल रहे हैं, हम इस तरह ही तो आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारी लाइफ, ह्यूमन लाइफ इसी तरह तो चल रही है। तो हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ से भी इसी चलेंगे, तो हमारी जो सिस्टम होगा काउंटिंग का वो बराबर 1 2 3 4 इस तरह से ही होगा, ठीक है। But nowadays historians prefer to use term BC and CE. Nowadays some historians count करते हैं अपनी टाइमलाइंस को BCE and CE, यानी इन्होंने अब जो है BC और AD यूज़ नहीं करते, BC और जो AD था ना उसको ये यूज़ नहीं करते, इसको इन्होंने क्रॉस कर दिया कि हमें नहीं करना ये यूज़, अब हम तो हमारे हिसाब से यूज़ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, BC को तो यूज़ कर लिया BCE और AD के जगह यूज़ किया CE। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और CE मतलब कॉमन एरा। टाइमलाइन वही रहेगा, यहाँ से जो इन्होंने लिया, यहाँ से इन्होंने जो स्टार्ट किया आगे तक, ये हो गया BCE और यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये होता है CE, ठीक है। To calculate the difference between date in BCE and CE, we add both the years. It tells us how many years were there between those years. For example, let us presume an incident occurred in 1500 BC and a similar incident occurred in 1200 CE. To calculate the time when the event repeated, we have to simplify at 1500 of BC and 1200 CE, and we know that the incidents occurred 2700 years apart. देखो ये कोई बात नहीं है, कॉमन थिंग बता रहे हैं कि मान लो कोई इंसिडेंस ऑकर्ड होता है BCE में, है ना, और सेम यहाँ 1200 CE में भी वही इंसिडेंस ऑकर्ड होता है, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट जो सेम 1500 BCE में भी हुआ और 1200 CE में भी हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को काउंट कर लेंगे, कितने हुए टोटल 1500 एंड 1200, 2700। तो हम क्या देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जो इंसिडेंस हुआ है उसे उस 2700 ईयर्स अपार्ट, यानी इतना टाइम लगा, ये इंसिडेंस इतने टाइम में हुए हैं। सिंपल है। जोग्राफिकल फ्रेमवर्क, the geographical location of the place has a huge impact on its history. Factors such as type of land, soil, availability of water, climate affect human settlement. अब अगर जोग्राफिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं हिस्ट्री के, तो जोग्राफिकल लोकेशंस जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है, तो हिस्ट्री भी उसके अकॉर्डिंग है। फैक्ट जो लैंड है, सॉइल है, वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेट है, सेटलमेंट्स है, तो जहाँ की जैसी जोग्राफिक कंडीशन वहाँ की वैसी हिस्ट्री। ऑब्वियस है, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो वहाँ की जो हिस्ट्री होगी बहुत अच्छी होगी,
कोई डेजर्ट एरिया है तो वहाँ की हिस्ट्री हमें इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम नहीं होगा, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ ह्यूमंस के सिंबल साइन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। Generally, people prefer to live in areas where environment is favorable for living. ज़्यादातर जर्नली हम क्या देखते हैं, जो पीपल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उन एरियाज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग का होता है। इन इंडिया ह्यूमंस फर्स्ट सेटल ऑन द बैंक ऑफ द 3 बिग रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ह्यूमंस जो हैं, इंडिया के जो ह्यूमंस है, जो फर्स्ट सेटल्ड हुए थे, ये 3 बिग रिवर्स है उन पर सेटल हुए थे, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र पे। लोग देखो, हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बच्चा, तो जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ सेटलमेंट्स जो होते थे वो रिवर्स यानी बैंक ऑफ रिवर्स के साइड एरियाज़ पे होते थे। क्यों? क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मोस्ट एसेंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ। वाटर होगा तो एग्रीकल्चर होगा, वाटर होगा तो एनिमल्स की नीड फुलफिल होगी ग्रीनरी के थ्रू, ग्रीनरी के लिए भी, और एनिमल्स को वाटर भी मिल जाएगा। वाटर होगा तो ह्यूमंस की नीड, जो वाटर से जो उसकी बेसिक नीड्स होती है डेली रिक्वायरमेंट की, वो कंप्लीट होगी। तो वाटर इज एसेंशियल। Mighty kingdoms like मगध emerged in the Indo-Gangetic plains। तो जो मगध का जो किंगडम था वो भी इंडो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्या है? तो ये रिवर्स है। इन रिवर्स के फॉर्मेशन से जो प्लेन एरियाज़ बनते हैं, उन प्लेन एरियाज़ पे जो डायनेस्टी, जो किंगडम्स हमने देखा वो मगध देखा। दे सेटल्ड इन दीज एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेज। वो इस एरिया पे क्यों सेटल हुए थे? तो फर्टाइल लैंड बड़ी फर्टाइल थी। फर्टाइल मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड चाहिए थी ना, वैसी लैंड, सूटेबल लैंड थी एग्रीकल्चर के लिए। नियर बाय सोर्स ऑफ वाटर फॉर देयर नीड्स। सोर्स जो था, वाटर जो था उनके बिल्कुल पास में था। गुड क्लाइमेट, क्लाइमेट बहुत अच्छा था। रिवर्स सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वो रिवर्स को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे, यानी शिप के साथ वो अपने गुड्स को कैरी करके लेके जाते थे। तो रिवर्स को वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे। हिमालय इन द नॉर्थ सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोल्ड विंड। अब नॉर्थ पे जाके देखो अपने, तो हिमालयास खड़ा है बिल्कुल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हमारा सिक्योरिटी गार्ड है हमारा हिमालय, जो हमें सेंट्रल एशिया से प्रोटेक्ट करके रखता है। वहाँ से जो बिल्कुल कोल्ड विंड आती है ना, वो हिमालय से आके टकराती है और हमारी कंट्री में नहीं आ पाती, ठीक है। कुछ इफ़ेक्टेड होते हैं एरियाज जो, इसीलिए नॉर्थ पार्ट ऑफ जो हमारी ऊपर वाला पार्ट है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड इसलिए होती है क्योंकि वो बिल्कुल हिमालय से टच है, तो वहाँ पर वो थोड़े इफ़ेक्टेड होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कोल्ड है। बाकी हम बिल्कुल प्रोटेक्ट है, हम इतनी ठंड नहीं झेल पाते जो हम अदर कंट्रीज़ में देखते हैं। At the same time, the passes in the mountains allow movement of the people, especially the traders and travelers, and help in development of trade and exchange of cultures। और इसके साथ साथ वो माउंटेन्स में जो पासेस हैं, पासेस मतलब माउंटेन्स, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी हमें अब सेंट्रल एशिया में जाना है या हमें किसी और कंट्री में जाना है, तो हम पूरा माउंटेन क्रॉस करके थोड़ी जाएंगे। तो माउंटेन के बीच में जो है ना, बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पासेस होते हैं। हम कह सकते हैं कि कैनल्स देखे हैं ना आपने, कैनल्स नहीं, टनल्स देखे हैं ना। आजकल देवली में भी एक टनल बनाई गई है माउंटेन के बीच में से, तो ये बनाई नहीं गई है, नेचुरली मेड है, इसे हम पासेस कहते हैं। उसी तरह टनल की तरह एक रास्ता होता है जो माउंटेन्स के बीच में है। तो ये रास्ते जो है, ये पासेस जो है, ये क्या करते हैं, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेड और ट्रैवल के लिए
हमें ये पासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारा ट्रेड होता है, इससे हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा कल्चर जो है, कल्चर भी हमारा जो है इससे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज भी होता है। In the south, the long coastline of India allowed trade with the Rome to flourish. Thus, the oceans also help in exchange of goods, religious and culture idea. Exchange of goods and ideas slowly led to the development of civilization and growth of town and cities. With the passage of the time, they developed into huge kingdoms. अगर साउथ की बात करते हैं तो जो कोस्ट लाइन एरियाज़ होते हैं ना, ओशन के पास की जो बॉर्डर लाइन होती है, समुद्र किनारा, ओशन कोस्ट लाइन, वो जो थे ट्रेड के लिए जब वहाँ से जब लोग आया करते थे, वो क्या हुआ, जब वो ट्रेड के लिए आते थे तो गुड एक्सचेंज होते थे, रिलीजियस एंड कल्चर आइडिया एक्सचेंज होते थे, बहुत सारे नए रिलीजियस हमें देखने को मिले। इसके साथ साथ नई सिविलाइजेशन भी आई, यानी धीरे धीरे नई सिविलाइजेशन के टाउन्स और सिटीज़ बस गए। और क्या देखा हमने, नए नए किंगडम एमर्ज हुए हमारे साउथ में। तो जब ट्रेड और ट्रैवलर्स का आना होता है तो कल्चर, लैंग्वेजेस, रिलीजियस सब कुछ एक्सचेंज होते हैं और नई नई चीज़ें एमर्ज होती हैं। एमर्ज यानी उत्पन्न होना, यानी कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होना। सो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और ये जो लेट्स चेक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, डू इट योर सेल्फ। थैंक यू।